ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, टॉपिक का नाम है आपके पास हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और ये टॉपिक आपका रिलेटेड है एंथैल्पी चेंज से। हीट समेशन और एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड है। जनरली ये कंसेप्ट आपको क्या सिखाता है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मींस ए से बी बन रहा है आपका, लाइक ए से बी बन रहा है, तो ए से बी कन्वर्जन के अंदर जो टोटल एंथैल्पी चेंज आपके पास है वो आपका फिक्स रहेगा। चाहे आप इस ए से बी को मल्टीपल स्टेप में बनाओ, चाहे आप सिंगल स्टेप में बना दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए से बी बनाने में मोर देन 3 स्टेप लेता हूँ, लाइक एग्जांपल A2 में C कन्वर्ट करता हूँ, C2 में D कन्वर्ट करता हूँ एंड D to B जाता हूँ, मींस 3 स्टेप हो गए आपके पास। A to C फर्स्ट, C to D सेकंड, D to B आपके पास थर्ड। डायरेक्टली A to B भी बना सकते थे, और अगर आपने इस स्टेप को डिवाइड किया 3 मल्टीपल स्टेप में, तो उस कंडीशन में भी इनकी एंथैल्पी का समेशन अगर आप सम करोगे तो वो आपका सेम आएगा, लाइक A to B बनने में, A to डायरेक्टली B बनने में जो एंथैल्पी चेंज था उसके सेम आएगा। यही हेस लॉ आपको कहता है। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथैल्पी क्या रहती है आपकी स्टेट फंक्शन, मींस एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी इनिशियल वैल्यू के ऊपर और उसकी फाइनल वैल्यू के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Therefore, the change in the enthalpy is independent of the path between initial state and the final state. In other words, enthalpy change of a reaction is the same whether it occur in one step or in a series of step. या तो वो एक स्टेप में हो चाहे सीरीज ऑफ स्टेप में हो, आपको ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, ए एंड बी, इनिशियल स्टेप ए और फाइनल स्टेप बी की वैल्यू ऑफ एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डेल्टा एच अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एच बी होना चाहिए माइनस एच ए होना चाहिए, यानी एच बी की एंथैल्पी और ए की एंथैल्पी में से बी की एंथैल्पी में से ए की एंथैल्पी घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रहेगी, आप कितने भी इसके स्टेप को आप डिवाइड कर दो। तो फॉर एग्जांपल, if a reaction take place in a several step, then its standard reaction enthalpy is sum of the standard enthalpy of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided. For example, यहाँ पे हमने A to B conversion में जो reaction है उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है, A to C फर्स्ट, C to D सेकंड एंड D to B थर्ड। तो इन तीनों ही स्टेप्स के अंदर एंथैल्पी चेंज क्या है, फर्स्ट स्टेप में डेल्टा H1, सेकंड में डेल्टा H2, थर्ड में डेल्टा H3। इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो आपका जो डेल्टा H के इक्वल्स आएगा। ओके, इन जनरल इफ द एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन इज A to B कन्वर्जन में क्या रहेगा, डेल्टा RH है एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 के सम के बराबर, representing enthalpy of reaction leading to some same product B along another route, then we have क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा RH इक्वल टू डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फर्दर हम स्टेप्स को डिवाइड करते हैं तो वो डॉट 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 सो ऑन रहेगा। ओके, अब है आपके पास लैटिस एंथैल्पी। देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या है, लैटिस इसको बोलते हैं बेटा, लैटिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, लैटिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपके आयंस क्या इनक्लोज है, पास है, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम में सोडियम एटम एंड क्लोराइड एटम आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फिट है। ओके, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फिट है, ये सोडियम छोटा आयन होगा, क्लोराइड आपका बड़ा आयन होगा। अगर हमको किसी गैसियस स्टेट में, मींस मॉलिक्यूल को हमें इसके गैसियस स्टेट में अलग अलग करना पड़े, ये एलिमेंट जिस एलिमेंट से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है उस मॉलिक्यूल में से एलिमेंट को अगर हमें सेपरेट करना है तो जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वही एंथैल्पी चेंज आपकी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। ओके,
तो फॉर एग्जाम्पल द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में डिसोसिएट करना है? गैसियस स्टेट में, फर्स्ट थिंग। और जिन आयन से मिलकर वो बना है उसी आयन के अंदर हमें डिसोसिएट करना है। फॉर एग्जांपल NaCl आपका रहता है, सोडियम इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज, और ये सॉलिड कंडीशन है। हमें क्या करना है? सोडियम प्लस एंड Cl नेगेटिव इन गैसियस स्टेट के अंदर हमें इसे डिसोसिएट करना है, अलग अलग करना है। उस कंडीशन में जो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी उसे कहेंगे हम लैटिस एंथैल्पी, डिनोट करेंगे डेल्टा लैटिस H0 से। मींस ये वैल्यू रहेगी आपके पास प्लस 788 किलोजूल पर मोल। मींस ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी, तभी जाके सॉलिड सोडियम क्लोराइड गैसेस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। ओके, अब होता है क्या है कि हम किसी भी मेथड से डायरेक्टली डेल्टा H0 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। It is impossible to calculate lattice enthalpy by direct experiment. So हमें क्या यूज करना पड़ता है? बोर्न-हेबर साइकिल को हम यूज करते हैं लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन में। और बोर्न-हेबर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो स्कूल बेस्ड एग्जाम हो, CBSE बोर्ड एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम हो, नीट, JEE एक्सेट्रा, सभी के अंदर बोर्न-हेबर साइकिल, हैश लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो देखते हैं ये क्या कहता है। Since it is impossible to determine lattice enthalpy directly by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called Born-Haber cycle. हम एक enthalpy diagram ड्रॉ करते हैं, इनडायरेक्टली हम रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज मेजर करने के लिए। एंथैल्पी डायग्राम में क्या होता है? किसी रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप के अंदर ब्रेकअप करते हैं और उस मल्टीपल स्टेप की लैटिस एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, और देन आफ्टर उस लैटिस एनर्जी का समेशन करने पे हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज लास्ट में आ जाता है। देखते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा। ओवरऑल हमें क्या बनाना है? सॉलिड सोडियम क्लोराइड से हमें बनाना है सोडियम प्लस गैस एंड Cl गैस। यहाँ Cl नेगेटिव भी आपके पास रहने वाला है, Cl सॉरी यहाँ पे Cl ओनली क्लोराइड रहेगा, क्लोरीन रहेगा गैसेस फेज के अंदर। तो इस रिएक्शन कंडीशन के लिए एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो रहेगा आपका बोर्न-हेबर साइकिल के थ्रू। देखते हैं बोर्न-हेबर साइकिल में क्या होता है। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप एंड देयर एंथैल्पी चेंज नीडेड टू कन्वर्ट एलिमेंट to an ionic compound and divide to calculate the lattice energy। बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्टेप के थ्रू हम क्या करते हैं? एलिमेंट जो आयनिक कंपाउंड के एलिमेंट है उसको छोटे स्टेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग इसमें, लाइक एलिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस एटम, ओके, देन आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन, और थर्ड में क्या रहेगा आपका? कंबाइनिंग गैसेस एनायन एंड कैटायन टू फॉर्म सॉलिड आयनिक कंपाउंड। तो इन तीनों ही स्टेप के अंदर एनर्जी या एंथैल्पी चेंज हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर तीनों का समेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। लाइक फर्स्ट जो आपका बोर्न-हेबर साइकिल का स्टेप फॉर सोडियम क्लोराइड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? ये हम स्टडी कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के लिए। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में फॉर्मूला NaCl। ओके, तो पहला स्टेप के एटमाइजेशन एंथैल्पी हमने प्रीवियसली स्टडी की थी। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसके एटम को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एंथैल्पी में जितना चेंज आता है वो कहलाएगा उसका एटमाइजेशन एंथैल्पी चेंज। तो एटमाइजेशन में सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सॉलिड को सब्लाइम करके गैसेस कंडीशन के अंदर या गैस फेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप रहेगा सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। सोडियम सॉलिड को हमने किसमें कन्वर्ट किया? सोडियम गैस के अंदर, और इस कंडीशन में एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई? डेल्टा AH0 प्लस 109 किलोजूल पर मोल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, ये एनर्जी इसने गेन किया। मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। सेकंड, अगर जो क्लोराइड या क्लोरीन गैस बनी है, अब लाइक NaCl है सॉलिड कंडीशन में, इसको आप अगर सब्लिम करोगे तो सोडियम गैस प्लस क्लोरीन गैस बनेगी, सोडियम गैस प्लस क्लोरीन गैस बनेगी। तो सेकंड में क्या करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन
अब ये जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन में क्या होता है, Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इसको ब्रेकअप करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन। तो Cl2 गैस, इससे क्या बनेगा 2Cl गैस, और इसके लिए जो डेल्टा H0 एटमाइजेशन, डेल्टा H0 एटमाइजेशन वो रहेगा 1/2 एनर्जी ऑफ ब्रेकअप ऑफ 2Cl, Cl बॉन्ड Cl। ओके, तो इसके लिए कितना आएगा, डेल्टा एटमाइजेशन H0 इक्वल टू 1/2 प्लस 242, मींस एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके पास आएगा 121 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी Cl बॉन्ड को बॉन्ड करने के लिए। ओके, फिर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ गैसेस आयन। अब आयंस कब बनेंगे, जब मॉलिक्यूल में एटम में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे या फिर एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ गैसेस आयन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा आपके पास एनायन जनरेट होगा। ओके, आयंस कैसे बन सकते हैं, दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसको रिप्रेजेंट करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इससे क्या बनेगा, एनायन बनेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैसेस फेज में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपके पास बनेगा क्लोराइड आयन। क्या बनेगा आपके पास, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन आपके पास क्रिएट होगा और इस रिएक्शन में आपकी एनर्जी रिलीज होगी, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसे, सिंबल क्या है, माइनस है, -364 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल आपकी एनर्जी रहने वाली है। सेकेंड है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस कंडीशन में मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, कैटायन फॉर्मेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी सोडियम को। तो मींस सोडियम टोटल इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी सोडियम गेन कर रहा है। ओके, तो सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस, सोडियम प्लस इन गैसेस फेज प्लस एक इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए सिस्टम में एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, +494 किलोजूल पर मोल, किलोजूल ये पर मोल आएगा। तो IE1 की वैल्यू प्लस में, मींस सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, लाइक तो ये था आपका सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो सोडियम प्लस आयंस बनेगा। अब है आपके पास लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या था कि किसी मॉलिक्यूल के एटम्स को गैसेस फेज में डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जस्ट इसी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है, किसी मॉलिक्यूल के को उसके गैसेस फेज के अंदर आयंस या एटम्स को डिसोसिएट करने में जो एंथैल्पी, जो एनर्जी चेंज है उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ओके, तो ये था सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, सोडियम प्लस गैस और क्लोराइड नेगेटिव गैस। ये कितना आएगा, डेल्टा लैटिस की वैल्यू आएगी 788 किलोजूल पर मोल। इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन ओवरऑल आपका क्या है, एंडोथर्मिक। तो एक तो हमने डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड टू सोडियम प्लस गैस एंड क्लोराइड गैस ये फाइंड कर लिया, और इसे मैं सिंपल स्टेप के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकता हूं, लाइक कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये कितना आपके पास -411। ओके, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये है आपका एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, वो है +109, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोराइड +121, एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोराइड -364। इससे आपके पास क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, और आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या बनेगा आपके पास, सोडियम आयन बनेगा। इन सभी का अगर आप समेशन करोगे तो इन सभी का समेशन से आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 788 जूल। इन सभी के समेशन से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 788 जूल। ओके, तो ये था आपका बोन हेबर साइकिल के थ्रू आप एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन कर सकते हो। यही आपके पास ये एक डायग्राम के थ्रू भी था कि NaCl को पहले हमने क्या किया, इसको लाइक डिसोसिएट किया सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस के अंदर, देन सोडियम सॉलिड का हमने आयोनाइजेशन, सोडियम जो सॉलिड कंडीशन में था उसको हमने सबलाइम किया गैसेस के अंदर, देन आफ्टर यहां पे हम यूज कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ओके, तो सोडियम प्लस बन रहा है, देन आफ्टर क्लोरीन जो गैस है उसको हम एटमाइज कर रहे हैं
Cl2 से हम 2Cl के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2Cl के अंदर कन्वर्ट करने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे यूज होगी, तो ये बन जाएगा Cl गैस। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे वर्क करेगा मीन्स क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। ओके, तो ये डेल्टा H0 इस कंडीशन में ये एनर्जी एमिट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव है, सिस्टम नीचे जा रहा है। देन फिर दो आयंस बन गए, तो यहाँ पे आएगी उस कंडीशन में अब ये आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला जो स्टेप इससे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी दो आयंस आपस में अटैक होके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास टोटली नीचे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ओके, तो यही आपके पास इसके स्प्लिटिंग स्टेप्स है, ये सारे स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग स्टेप्स है 1 2 3 4 5। अब करते हैं बोन हेबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड, इसी के अंदर कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सबका सम किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस लैटिस एनर्जी के बराबर होगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड प्लस आयोनाइजेशन, इसका जो सम है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस लैटिस एनर्जी के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी कब ज्यादा होगी और कब लो होगी, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयंस मींस द ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड हेंस द ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी। अगर आपके पास किसी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा दूसरे अपोजिट आयन से, तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस आयंस को सेपरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में एंथैल्पी चेंज होगी या लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई रहेगी। अगर सेकंड कंडीशन क्या बन जाए, अगर सेकंडली लार्जर आयंस यानी कि आयंस की साइज ज्यादा हो, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन ग्रेटर सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। तो अगर साइज ज्यादा है तो उसके बीच में सेपरेशन क्या होगा, इजीली सेपरेट कर सकते हो। छोटे साइज है और हाई चार्ज है तो सेपरेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन लार्ज है साइज है और लो चार्ज है तो उनका सेपरेशन इजीली होगा। तो मींस लार्जर द आयंस देन ग्रेटर द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड लोअर द लैटिस एंथैल्पी। तो उस कंडीशन में एंथैल्पी क्या होगी, आपकी लो हो जाएगी। तो दो कंडीशन है, अगर आपका साइज छोटा है और चार्ज उसके ऊपर बिग है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सेपरेशन करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। बट अगर आपके साइज बड़ा है और चार्ज स्मॉल है तो डेफिनेटली उनके बीच में सेपरेशन है तो उनको और ज्यादा सेपरेट करने के लिए लोअर अमाउंट के अंदर एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी और आपका लैटिस एंथैल्पी लो रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में या इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के अंदर हमने देखा कि लैटिस एंथैल्पी क्या है, सॉरी हमने स्टार्ट किया था हैश लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट, मींस अगर किसी रिएक्शन फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, चाहे आप उसे सिंगल स्टेप में कंप्लीट करो चाहे उसे मल्टीपल स्टेप के थ्रू आप उसे कंप्लीट करो, बिकॉज द एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो हमने क्या देखा, लैटिस एंथैल्पी क्या थी आपके पास कि भाई किसी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में उसके आयंस के अंदर डिसोसिएट करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो रहेगी उसकी लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसे हम बोन हेबर साइकिल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोन हेबर साइकिल के अंदर हम एक स्टेप को हाइपोथेटिकली मल्टीपल स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उनके एंथैल्पी को सम करके हम लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट में जो लैटिस एंथैल्पी दे रखा है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन, ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एंथैल्पी, एनर्जी के बराबर, लैटिस एनर्जी के बराबर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।